हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं क्लास 12th नीट बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है पोलन ग्रेन। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दी पोलन ग्रेन्स, पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन और पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन क्या कहलाता है, पोलन ग्रेन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या फायदा हो सकता है, सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे विथ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ एमसीक्यूज भी हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग दी टॉपिक। ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। आप बहुत आराम से एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के थ्रू, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ। इसी अच्छी बात के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। सो लेट्स सी नीट कोर्स मॉड्यूल एट फर्स्ट प्लेस। तो हमारे नीट कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहली चीज होती है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, यानी हर चैप्टर के लिए आपको हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन सेशन मिलता है। उस एक्सप्लेनेशन सेशन को आप अच्छे से देखिए, सुनिए, लिखिए, नोट्स ले लीजिए उसमें से, और फिर उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करिए तो आपको डीपीपी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। डीपीपी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। एंड व्हाट इज दैट डीपीपी? इट इज द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ, यानी सेशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके जो सेशन है, जो टॉपिक है, उसको कर देते हैं स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, फिर आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो एज वेल एज दी चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक अलग से सेशन देती हूँ जहां पर हम बात करते हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड चीजों की। हर चैप्टर में कुछ साइंटिस्ट होते हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम एक लिस्ट में पढ़ लेते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट चैप्टर में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने क्या काम किया है और किस ईयर में किया है, और अगर ये नहीं तो अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर नीड या तो मैं आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या डेफिनेशंस भी दे देती हूं एट द एंड ऑफ द सेशन, व्हेन एंड वेयर व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस एज वेल एज द डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट अब आपके तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, आप डाउट भेजिए और अपना आंसर तुरंत ले लीजिए। देन वी हैव वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, एंड द गाइडेंस सेशन। दीज गाइडेंस सेशंस आर द लाइफ। ट्रस्ट मी, गाइडेंस सेशन जितनी चीज़ें आपको सिखाते हैं, जितनी चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, उतना कोई और कुछ नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइडेंस सेशन में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जो आपकी नीट को क्वालिफाई करने की जो जर्नी है उसको और स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना देती है। जैसे कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, एज वेल एज आपके टॉप 10 कॉलेजेस क्या हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके नीट के एग्जाम्स हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपके कोई मिथ्स हैं तो वो भी बर्स्ट हो जाते हैं। बायोलॉजी लेने के बाद आप और क्या कर सकते हैं, ये वाले भी सेशंस आपको मिलते हैं। एज वेल एज कोई भी अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एनटीए की तरफ से नीट का, तो वो भी आपको मिल जाता है गाइडेंस सेशन में। शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट टिप्स, पीवाईक्यू सीरीज सब कुछ मिलती है आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके, और ये सब कुछ है वही जीरो कॉस्ट पर। एंड वी ऑल्सो हैव दी वन शॉर्ट रिविजन एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। उस सेशन का नाम है एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन। एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन में हर चैप्टर की जो समरी होती है, चैप्टर पढ़ने के बाद हम उस समरी को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट और किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अब मैं आज का अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ और हम बात करेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए, व्हेन वी टॉक अबाउट पोलन ग्रेन, हेडिंग डाल लीजिए पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है, व्हाट इज पोलन ग्रेन, है क्या? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पोलन ग्रेन हवा में उड़ता हुआ जाता है और फ्लावर के ऊपर चिपकता है और फिर होता है पॉलिनेशन। बट ये पोलन ग्रेन है क्या? बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि पोलन ग्रेन ही मेल गैमीट है, बट पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमीट। पोलन ग्रेन होता है मेल गैमीटोफाइट। इट इज द मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, यानी वो स्ट्रक्चर, वो बॉडी जिसके अंदर मेल गैमीट रहेगा।
It is a male gametophyte. It is a body which contains male gamete inside it, but it is not a male gamete. खुद मेल गैमीट नहीं होता, अपने अंदर मेल गैमीट को रखता है। तो फिर ये मेल गैमीटोफाइट बना कैसे था? हालांकि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता दिया था, पर मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ और उसके बाद आगे चलती हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जब हमारे पास वो बना था, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था, तो मैंने आपसे कहा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान एंथर के अंदर आर्कीस्पोरियल सेल्स होते थे। आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करके दो तरह के सेल बनाता था, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। पेराइटल सेल बनाती थी 4 आउटर लेयर, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो बना देता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना, उसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट है और वो स्पोरोजिनस सेल है। आगे जाके वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो अभी नेचर में डिप्लॉयड है, वो रिडक्शनल डिवीजन करके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाती है। माइक्रोस्पोर जब बन जाता है तो पहले कैलोस की वॉल से चिपका रहता है, मतलब एक कैलोस वॉल होती है जो माइक्रोस्पोर को आपस में जोड़े रखती है। फिर कैलेज एंजाइम टेपिटम से निकल कर आता है और कैलोस जो वॉल है उसके ऊपर एक्ट करता है। फिर उसमें से छोटे छोटे माइक्रोस्पोर स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे ही वो स्प्लिट हो जाते हैं तो ये आगे जाकर मेल गैमीट बनाते हैं। अब देखो ये सब होता कैसे है, ठीक है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि मेल गैमीटोफाइट बनेगा कैसे, ठीक है, मेल गैमीटोफाइट बनेगा कैसे, हमको अभी ये देखना है। चलिए तो हम देखते हैं कि मेल गैमीटोफाइट कैसे बनेगा। फॉर इट हम स्टार्ट करेंगे किससे? हम स्टार्ट करेंगे उसी स्ट्रक्चर से जहां पर हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू था, ठीक है। सो दिस इज अ सेल, अब सेल क्या, स्पोरेंजियम, जिसके अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू इस तरीके से। ठीक है। Now what is this? This is a sporogenous tissue. This is a sporogenous tissue. ये बनाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू से बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, तो हमने क्या किया है, इसमें बना लिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गए, स्पोरोजीनस टिश्यू जितने हैं बहुत सारे इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गए। अब क्या होगा, अब ये बनाएगा, नाउ दिस फॉर्म्स अ माइक्रोस्पोर। अब ये क्या बना लेगा, माइक्रोस्पोर बना लेगा। तो माइक्रोस्पोर बना ऐसा, ठीक है। और इस माइक्रोस्पोर, ये कहां से बना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड थी नेचर में, उसने रिडक्शनल डिवीजन किया, यानी उसने मियोसिस किया। मियोसिस करके उसने माइक्रोस्पोर बनाए। तो माइक्रोस्पोर नेचर में कैसे होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो गया। अब ये माइक्रोस्पोर 4 बने, एक सेल से 4 बने, तो ये 4 माइक्रोस्पोर आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोर आपस में चिपके रहते हैं। इनके ऊपर एक लाइनिंग होती है, इनके ऊपर क्या होती है, एक लाइनिंग होती है इस तरीके से। दैट लाइनिंग इज कैलोज लाइनिंग। ये लाइनिंग क्या कहलाती है, कैलोज। ये है कैलोस की लाइनिंग। अब कैलोस क्या करता है, जो 4 माइक्रोस्पोर अंदर बन गए उनको चिपका के रख रहा है, लेकिन हमें ये कैलोस को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तभी तो माइक्रोस्पोर इसमें से निकलेगा। तो कैलोस कैसे टूटता है, जो हमारी इनर लेयर थी टेपिटम, हमारे पास जो एंथर है वो, उसमें हमें 4 लेयर बाहर मिल जाती थी ना। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके पहले हमें 4 लेयर मिल जाती है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। तो वो जो टेपिटम वाली लेयर है ना, वो कैलेज एंजाइम रिलीज करती है। तो कैलेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, इसके ऊपर
कैलेज एंजाइम एक्ट करके कैलोज को तोड़ देता है। लेकिन ये कैलेज एंजाइम कहां से आया? तो मैंने आपको बताया इट केम फ्रॉम टेपेटम। टेपेटम ने कैलेज एंजाइम रिलीज किया, कैलोज को तोड़ा, माइक्रोस्पोर हो जाएंगे स्प्लिट, माइक्रोस्पोर हो जाएंगे स्प्लिट। नाउ दीज माइक्रोस्पोर दे स्प्लिट, और स्प्लिट करके क्या बना लेंगे पता है? छोटे छोटे स्पोर बना लेंगे, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर, चारों अलग हो जाएंगे। ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए। राइट इट डाउन, दीज आर माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए, स्प्लिट हो गए। नाउ अगेन दिस इज एन, यानी कि हैप्लॉइड इन नेचर। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हमसे पूछा जाता है ना, तो उसमें यही होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। अगर आपसे एग्जाम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में ये वाली साइकिल, ये वाला पूरा सीक्वेंस आना चाहिए कि स्पोरोजीनियस टिश्यू था, उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ, क्योंकि ये नेचर में डिप्लॉइड था, जैसे ही रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो इसने स्प्लिट करके बूम करके 4 सेल बना लिए और चारों कहलाते हैं माइक्रोस्पोर। लेकिन अभी वो एक लेयर से चिपके हुए हैं चारों सेल, उस लेयर का नाम है कैलोज, उस लेयर को तोड़ना पड़ेगा तब ये माइक्रोस्पोर अलग होंगे। तो कैलोज के ऊपर कैलेज एंजाइम आके एक्ट करेगा तो इसकी आउटर लेयर जो है वो टूट जाएगी, तो चारों सेल स्प्लिट हो जाएंगे इस तरीके से। पर कैलोज को किसने तोड़ा अगर क्वेश्चन में पूछ लिया तो कैलोज को तोड़ने वाला इजी है, कैलेज एंजाइम है। क्वेश्चन खुद ही आंसर बता रहा है, कैलोज को किसने तोड़ा? कैलोज को कैलेज ने तोड़ा। तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आंसर समझ में आ गया। अब जब कैलेज एंजाइम आया तो ये आया कहां से? जो हमारी टेपेटम वाली इनर लेयर थी उसमें से आया, ठीक है। अब टूट गया, अब ये हो गए माइक्रोस्पोर। सो यहां तक जो कुछ भी हुआ ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। माइक्रोस्पोर ये है और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, तो दिस एंटायर थिंग इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो लेट मी राइट इट आउट हियर, ठीक है। ये यहां तक, ये पूरा क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको मैं ऊपर लिख देती हूं, दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू हैज फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अभी तक क्या हुआ? ये अभी तक हुआ हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। दिस वाज, मैं यहां लिख देती हूं, यहां लिख देती हूं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर बन गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है मेल गैमीट, मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट कैसे बनता है? माइक्रोस्पोर है, अब माइक्रोस्पोर से ही मेल गैमीट बनेगा। तो माइक्रोस्पोर आगे जाकर करता है डिवाइड, माइक्रोस्पोर आगे जाकर करता है डिवाइड, और माइक्रोस्पोर जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर डिवाइड करके ये एक माइक्रोस्पोर, चारों का नहीं बता रही हूं मैं, सिर्फ एक का बता रही हूं, एक माइक्रोस्पोर डिवाइड करेगा तो इसके अंदर होगा वैस्कुलराइजेशन। इसके अंदर क्या होगा? वैस्कुलराइजेशन। यहां लिख देती हूं मैं, वैस्कुलराइजेशन, ठीक है। इसकी मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया इमेज है, मैं आपको वो दिखा देती हूं, फिर मैं बना के भी दिखा दूंगी। ये देखो, जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो क्या करता है? वो वैस्कुलराइजेशन करता है, ठीक है। तो वैस्कुलराइजेशन के दौरान एक जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो एक माइक्रोस्पोर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो वो कैसे बनाता है ये स्ट्रक्चर, वो दिखाती हूं मैं।
पर एक बात देखो जो याद रखने की है वो ये है कि यहाँ पर एक बार मियोसिस हो गई ना, जब एक बार मियोसिस हो जाती है तो रिडक्शनल डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया हमारा आधा। अब हमको कौन सा वाला डिवीजन करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा। अब जब भी होगा तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। तो ये वैस्कुलराइजेशन करता है और एक नया सेल बनाता है। एक माइक्रोस्पोर के बारे में बता रही हूं मैं, इसने बनाया एक नया सेल, ठीक है। इस नए सेल के पास एक होती है लाइनिंग, इस नए सेल के पास इस तरीके से एक लाइनिंग बन जाती है, ठीक है, इस तरीके की लाइनिंग बन जाती है। और ये एक माइक्रोस्पोर जब निकला था और इसने ऐसा अपना आकार प्रकार बदल लिया और इस तरीके का दिखने लगा, और इसके अंदर जब वैस्कुलराइजेशन हुआ तो दो सेल्स बन गए, दो सेल्स बन गए, एक ये बड़ा वाला सेल और एक छोटा वाला। 1 मिनट, एक ये बड़ा वाला सेल और इसके अंदर एक छोटा स्पिंडल सेल है, छोटा सा एक स्पिंडल सेल है ये, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया इसने। अब इसके बाद क्या किया, और इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, ठीक है, और इसने स्ट्रक्चर चेंज किया। जब इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया तो देखो अभी ये क्या कहला रहा है, इसमें दो सेल दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू सेल्ड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, मैं यहां लिख देती हूं, टू सेल्ड स्ट्रक्चर। ये इसमें टू सेल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सेल्स क्या क्या हैं, तो इसके पास एक तो है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल। एक तो है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जनरेटिव सेल। मैडम वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का क्या काम है, देखो माइक्रोस्पोर के अंदर जब ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है तो मैं वेजिटेटिव सेल का और जनरेटिव सेल का आपको फॉर्मेशन बताती हूँ, काम बताती हूँ, फंक्शन बताती हूँ। लेकिन एक बार मैं इसके एक और आगे की स्टेज आपको बता दूं। इसके बाद इस टू सेल्ड स्टेज के बाद क्या बनता है, थ्री सेल स्टेज। टू सेल के बाद आती है थ्री सेल स्टेज, ठीक है। मैडम थ्री सेल कैसे हुई, देखो दो स्पिंडल शेप के सेल, दो तो इसके अंदर बनते हैं स्पिंडल शेप के सेल इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और एक बड़ा सा सेल रहता है, उसको वेजिटेटिव सेल ही कहते हैं। यानी जो ये जनरेटिव सेल था ना, इसने दो सेल बनाए और वो दोनों सेल क्या कहलाते हैं जानते हो, ये कहलाते हैं हमारे गैमीट्स। और कौन से गैमीट्स हैं ये, मेल गैमीट। और ये जो है ये कौन सा सेल है, दिस इज स्टिल अ वेजिटेटिव सेल, ये अभी भी वेजिटेटिव सेल है। और इसमें तीन सेल दिख रहे हैं, बड़ा वाला सेल और दो छोटे सेल, तो इसे हम कहते हैं थ्री सेल्ड स्टेज, थ्री सेल्ड स्टेज, तीन सेल स्टेज। ज्यादातर प्लांट्स में 60% प्लांट्स में टू सेल्ड स्टेज देखी जाती है जो पोलन में होती है, बहुत कम 40% में देखी जाती है ये वाली स्टेज। तो 60% ऑफ द प्लांट शो टू सेल्ड स्टेज, 60%। 60% में तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब थोड़े से फंक्शन देखेंगे वेजिटेटिव सेल के। एक बात उससे पहले मैं बता देती हूं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमीट रहता हो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। दिस स्ट्रक्चर इज मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट कौन होता है, और पोलन। तो ये हमने यहाँ पे क्या बना लिया, पोलन बना लिया। पोलन में आपको कुछ एक बाहर ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है, फिर येलो कलर की वॉल दिख रही है, फिर अंदर तीन सेल्स दिख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। मैं बताऊंगी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगी, पर अभी ये बना कैसे ये समझ में आ गया। तो हमने माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनाया है जिसमें टू सेल्ड वाला स्ट्रक्चर बनता है, थ्री सेल्ड वाला स्ट्रक्चर बनता है। टू सेल्ड वाले स्ट्रक्चर में जनरेटिव सेल ही है जो आगे जाकर क्या बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा। और ये मेल गैमीट जब बन जाएगा तो ये मेल गैमीटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन कहलाता है, ठीक है, पोलन ग्रेन।
पोलन ग्रेन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेल गेमिटोफाइट, ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी आपको पता है कि पोलन ग्रेन बनता कैसे है। अभी आपको मालूम है कि स्पोरोजीनियस टिश्यू ने इतना सारा काम किया और क्या बना लिया, इतना सारा काम करने के बाद पोलन ग्रेन बना लिया। अब इसमें एक बार तो मियोसिस हुई थी और एक बार जब ये वाला फॉर्मेशन होगा तो यहां पर माइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, एक बार माइटोसिस हो जाएगी, यानी क्या होता है, एक बार मियोसिस एक बार माइटोसिस देखने को मिलती है जब भी ये फॉर्मेशन होगा स्पोरोजीनियस टिश्यू से पोलन ग्रेन बनने का। इतनी बात समझ में आ गई। ये समझ में आ गया कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एक आर्केस्पोरियल सेल हुआ करता था, छोटा सा जब एंथर था तो छोटे से एंथर में आर्केस्पोरियल सेल हुआ करता था। उसने दो तरीके के सेल बनाए, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। स्पोरोजीनियस सेल से स्पोरोजीन बहुत सारा डिवीजन हुआ और उसने पूरा एक टिश्यू बना लिया। व्हाट इज अ टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल। तो वो जो छोटा सा एक सेल था प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, उसने डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल बना लिए, तो हमने उसे कह दिया कि वो टिश्यू है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, हैविंग सिमिलर ओरिजिन आर कॉल्ड एज टिश्यू। तो टिश्यू बन गया स्पोरोजीनियस टिश्यू। इसने क्या करा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया जो डिप्लॉइड था। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करने के लिए जब माइक्रोस्पोर बना तो मियोसिस हुआ। अब ये माइक्रोस्पोर जब बने तो चारों क्या हुए, आपस में चिपके थे। एक मदर सेल से चार बनते हैं और चारों चिपके रहते हैं कैलोस की वॉल से। कैलोस को तोड़ना पड़ता है तो कैलेज एंजाइम आ जाता है टेपिटम से निकलकर और कैलोस को तोड़ देता है, तो चार माइक्रोस्पोर स्प्लिट हो जाते हैं। अब एक माइक्रोस्पोर की हम कहानी देखेंगे, सब में वैसे ही होगा। तो एक माइक्रोस्पोर में वैस्कुलराइजेशन होता है, पहले वैक्यूल वगैरह बनते हैं। वैक्यूल बनने के बाद ये दो सेल बना लेता है माइटोसिस करके। दो सेल स्टेज जो है उसमें एक सेल है जनरेटिव, एक है वेजिटेटिव। जनरेटिव सेल का काम है गैमीट बनाना, वेजिटेटिव सेल का काम है रिजर्व फूड देना। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, खाना देना, खाना प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये टू सेल स्टेज 60% ऑफ दी एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। इसी स्टेज में पोलन ग्रेन निकलकर उड़ता हुआ हवा में चला जाता है, बाद में फिर पॉलिनेशन करेगा। अब किसी किसी में तो ये टू सेल मिल जाएगा, किसी किसी में ये और डिवाइड कर जाता है, 3 सेल स्टेज मिलती है। तो उस 3 सेल स्टेज को आपको क्या मिलता है, स्पिंडल शेप के 2 मेल गैमीट मिल जाते हैं। तो ऐसे पोलन ग्रेन को हम मेल गैमीटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन कहते हैं। आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। किसी को इस फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से इसको बना लीजिए। आई मूव असाइड। बन गया? सबने नोट कर लिया? ओके, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। कर लिया? ऑल राइट। अब हम यहां तक हमने देखा, जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा हुआ है, ये बहुत जरूरी था मुझे आपको बताना, वरना आप आगे की कहानी नहीं समझ पाओगे। अब हम स्टार्ट करेंगे पोलन ग्रेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर पढ़ना। तो आइए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन से पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें बता देती हूँ। पोलन ग्रेन जो है ना, बहुत छोटा सा होता है स्ट्रक्चर में, बहुत छोटा सा होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो देखो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमीटोफाइट। आपको मैंने बना के बताया दैट दिस इज अ मेल गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर। मेल गैमीटोफाइट होता है क्योंकि इसके अंदर इट कैरीज मेल गैमीट, इट कैरीज मेल गैमीट, और मेल गैमीट रखता है अपने पास, इसलिए मेल गैमीटोफाइट कहलाता है। दूसरा, इट इज स्फेरिकल। हर बार मैंने जब भी मेल गैमीट बनाया तो मैंने शेप कैसा बनाया, स्फेरिकल बनाया, और बाहर एक ऐसी लेयर बनाई, तो स्फेरिकल होता है ना। उसके बाद साइज होता है 25 to 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, बहुत छोटा साइज का होगा। सेल वॉल जो होती है वो कहलाती है स्पोरोडर्म। इसकी सेल वॉल क्या कहलाती है, स्पोरोडर्म। और इसमें 2 लेयर होती हैं, एक होती है एक्साइन, दूसरी होती है इंटाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहले तो ये इसका बेसिक है। पोलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट कहते हैं क्योंकि वो मेल गैमीट बनाता है। स्ट्रक्चर उसका स्फेरिकल होता है, 25 to 30 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर, यानी बहुत छोटा सा हवा में उड़ता हुआ। दूसरी बात, इसकी जो सेल वॉल होती है वो स्पोरोडर्म कहलाती है और उसमें 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देती हूँ। सपोज this is one layer, this is one layer, with this we have another layer, ठीक है। एक मैंने छोटी सी जगह छोड़ दी है जहां पर मैंने ये बाहर वाली लेयर नहीं बनाई है। ठीक है, चलिए आगे इसमें है 2 सेल्स,
ठीक है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का, ये स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का, ठीक है। लेट अस मार्क पहले ये येलो वाली लेयर, येलो वाली लेयर, फिर अंदर वाली ब्लू लेयर, उसके बाद ये दोनों क्या हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इसके बाद ये क्या है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि ये क्या है। ठीक, अब देखो स्ट्रक्चर यहीं पे याद कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, यहीं पे याद कर लेना ड्रॉ करते करते। जो येलो वाली लेयर है, येलो वाली लेयर कहलाती है एक्साइन, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है, ये कहलाती है एक्साइन, येलो वाली लेयर इज एक्साइन। उसी कलर से लिख दूं क्या, तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, दिस इज एक्साइन। अंदर वाली ब्लू लेयर इज इंटाइन। उसके बाद ये दोनों जो हैं, ये वाला सेल और ये वाला सेल, दीज आर मेल गैमीट्स एंड ये जो बड़ा वाला सेल बना है ये क्या है, इट इज अ जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। और ये जो खाली जगह जहां पर मैंने एक्साइन नहीं बनाई है, इट इज कॉल्ड एज जर्म पोर, इट इज कॉल्ड एज जर्म पोर, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। फटाफट से बनाओ इसको अपनी अपनी कॉपीज में, डन, ओके। अब हम एक एक करके इस लेयर को डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्साइन को, इंटाइन को, जर्म पोर को, फिर जनरेटिव सेल को, और फिर मेल गैमीट यानी कि सॉरी मैंने इसे जनरेटिव लिख दिया, ये वेजिटेटिव सेल है, इसको ठीक कर लेना, ये वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव ये वाला होता है, दिस इज अ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, इट इज अ वेजिटेटिव सेल। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्साइन को। तो एक्साइन जो है वो क्या होती है, एक्साइन सबसे बाहर वाली लेयर होती है, यानी अगर मैं यहां पर एक बना लूं पोलन, if this is a pollen, so I am going to have one layer like this, ठीक है, जो एक जगह से आपको डिसकंटिन्यूअस दिखती है। अच्छा, इसमें ना आपको इस लेयर में आपको पैटर्न दिखता है अलग अलग टाइप का, मतलब कहीं पर मोटी है, कहीं पर पतली है, तो ये अलग अलग पैटर्न टाइप में दिखती है, अलग अलग इसका डिजाइन होता है, और एक जगह बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है, वो जगह जर्म पोर कहलाती है। तो ये जो एक्साइन है ये नेचर में कैसी है, पहले नंबर पे हमने लिख लिया कि ये एक तो है आउटर प्रोटेक्टिव, पहले ये क्या है, आउटर है, आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर। दूसरे नंबर पे ये है प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। और ये जो हमारी एक्साइन होती है ये किस चीज की बनी होती है, आपको पता है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन नाम के स्ट्रक्चर की। ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और आउटर है ना, प्रोटेक्टिव है ना, तो ये इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने का मतलब चाहे फिजिकल फैक्टर हो, चाहे केमिकल फैक्टर हो, चाहे बायोलॉजिकल फैक्टर हो, तीनों से ये बचा के रखता है। तो मैम ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, अगर मैं स्पोरोपोलिनिन के तीनों फैक्टर्स देखूं, अगर मैं स्पोरोपोलिनिन के तीनों फैक्टर्स देखूं 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर्स बताए मैंने आपको, मैंने आपसे कहा बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल फैक्टर से प्रोटेक्ट करेगा, केमिकल फैक्टर से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि ये फिजिकल फैक्टर से भी प्रोटेक्ट करता है पोलन को। तो क्या कर रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब हम समझे नहीं मैडम, बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है कोई एंजाइम पोलन के ऊपर एक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल है जो स्पोरोपोलिनिन की बनी है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर यानी एंजाइम के ऊपर
एंजाइम का कोई असर नहीं होता पोलन ग्रेन पे बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन वॉल। केमिकल्स में आप एसिड डाल दो चाहे या फिर कोई एल्कली डाल दो, दोनों का कोई असर नहीं होगा पोलन ग्रेन पे। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन की वॉल है। फिजिकल में आप कितना भी टेम्परेचर दे दो और इस पर कितना भी प्रेशर दे दो, प्रेशर कितना भी ज्यादा हो, टेम्परेचर कितना भी ज्यादा हो, पोलन ग्रेन के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। सो स्पोरोपोलिनिन जो है ये एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी एग्जाइन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है और किसी चीज का असर जो है वो पोलन पर नहीं आने देता, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो एसिड हो, एल्कली हो, या फिर वो टेम्परेचर या प्रेशर हो। तो इन तीनों फैक्टर से बचाने वाला है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इट इज हार्ड बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये मैंने आपको बता दिया। स्पोरोपोलिनिन हेल्प्स इन रेजिस्टेंस विथ हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाई। अब टेम्परेचर से भी बचा रहा है, एसिड से भी बचा रहा है, एल्कलाई से भी बचा रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आगे चलो। एज फार देयर इज नो नोन एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलिनिन, और ऐसा कोई एंजाइम भी नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर सके। तो इन तीनों फैक्टर्स का कोई असर नहीं होगा पोलन ग्रेन की बाहर वाली वॉल पर, विच इज एक्साइन। तो पोलन ग्रेन अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा, ऑल बिकॉज ऑफ हमारा हीरो कौन है? स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन हमारा हीरो है, शक्तिमान है, सारी चीजों से बचा के रख रहा है, ठीक। तो ये याद रहेगा, एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है जो सारी चीजों से बचा के रख रहा है, यही हमारा हीरो है। स्पोरोपोलिनिन इज द हीरो ऑफ एक्साइन, ठीक है, इतना नोट करो। डन, ओके। इसके बाद अच्छा वो वाला नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर ये वाला नोट कर लिए दैट इज इनफ, ठीक। इसके बाद दिस ऑल्सो हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और इसीलिए पता है आपको पोलन ग्रेन जो है वो फॉसिल की तरह रखे जा सकते हैं कई सालों तक, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन उसे खराब नहीं होने देती। आगे जब पॉलिनेशन होता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हजार्डस एनवायरनमेंट। जब भी पॉलिनेशन होता है और अगर एनवायरनमेंट उसके विपरीत है, परिस्थितियां आसपास के एनवायरनमेंट में विपरीत हैं पोलन के, तो उस समय भी पोलन को ऑब्वियसली बचा के रखेगा। तभी तो हमने कहा ना कि आउटर और प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसके बाद इट एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन विच इज टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब इसमें देखो अलग अलग पैटर्न इसके देखने को मिलते हैं, जिससे हमें टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस पता चलता है कि कितना इसमें किस किस लेवल पर चेंजेस आए होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको बहुत हाईलाइट करके लिख के रखना कि हमें जो पोलन ग्रेन होता है वो यूज होता है फॉर टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। पोलन ग्रेन का टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आप इसे कई सालों तक रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो और इसमें चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सो इट हैज टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्योंकि इसके पास आपको क्या मिलता है? एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, अलग अलग पैटर्न और डिजाइन मिलते हैं। नेक्स्ट जर्म पोर। अब यहां अगर आप इसको देखोगे तो क्या रहा होगा, यहां पर दो सेल रहे होंगे, तो एक सेल ये है, बड़ा वाला सेल ये है, और यहां पर मैंने एक जगह ऐसी बनाई है जहां पर मैंने कोई एक्साइन की लेयर नहीं बनाई, तो वो जगह क्या कहलाती है? दैट प्लेस इज कॉल्ड एज जर्म पोर। इस प्लेस को हम क्या कहते हैं? जर्म पोर। जर्म पोर इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब अराइज। अब आप खुद सोचो कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है पोलन का, ये स्ट्रक्चर है पोलन का, ठीक है, ये वाला। अब इसमें एक जगह खाली है जहां एक्साइन नहीं है, और उसी जगह से जब ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है तो इसी जगह से पोलन ट्यूब बनता है। कहां से? जर्म पोर से, क्योंकि बाकी जगह तो बहुत स्ट्रॉन्ग कवरिंग है ना एक्साइन की, तो वहां से तो कोई बाहर आना जाना हो नहीं पाएगा। तो ये जो हमारा पोलन ट्यूब है, ये जो हमारा पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब जब तक नहीं बनेगा तब तक मेल गैमीट बाहर नहीं आ सकता। मेल गैमीट को बाहर आना है तो पोलन ट्यूब को बनना ही पड़ेगा। एक्साइन सब जगह प्रेजेंट है तो पोलन ट्यूब बेचारा कैसे बनता? तो क्या होता है कि ये जो हमारी जर्म पोर होती है ना, यही पोलन ट्यूब बना लेती है। जर्म पोर की खासियत क्या होती है? जर्म पोर की खासियत क्या होती है कि ये जो जर्म पोर होता है ये कर लेता है, यहां पर एक तो कोई एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, सो नो एक्साइन इज प्रेजेंट, यहाँ पे कोई एक्साइन नहीं है। दूसरा, इसकी एक खासियत यह है कि ये न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है। इट अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर,
और जब तक ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्सॉर्ब नहीं करेगा बेचारा पोलन ट्यूब कैसे बनाता, कुछ तो स्टिमुलस चाहिए ना, तो ये दोनों चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है, पोलन ट्यूब बना लेता है, बस यही काम है जर्म पोर का। देखो जरा, जर्म पोर इज अ प्रोमिनेंट अपर्चर, एक अपर्चर, एक ओपनिंग, एक पोर है, एक छेद है जहां पर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, सो दैट इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब, इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। ठीक है, तो आपको जर्म पोर के लिए क्या लिखना रहेगा, ये वाला पॉइंट तो ऊपर वाला लिख लिया होगा, जर्म पोर के लिए आपको वही लिखना है जो मैंने यहां पर लिखा है, देखो जो मैंने यहां लिखा है इतना ही लिखना है जर्म पोर के बारे में, और ये डायग्राम से बता देना कि ये पोलन ट्यूब जहां से बनेगा वही हिस्सा है जर्म पोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटाइन की। तो इंटाइन क्या होती है, अंदर की लेयर होती है और सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, अगर मैं ये बना रही हूं पोलन, इफ दिस इज पोलन एंड इफ आई हैव एन आउटर वॉल, आई हैव आउटर वॉल ऑफ एक्साइन, और एक जगह ऐसी है जहां पर ये आउटर वॉल नहीं है, तो वो तो मेरा अभी हमें तक क्या क्या याद है, ये हमारा है जर्म पोर, येलो वाला हमारा क्या है, इट इज एक्साइन, इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अंदर वाली जो पिंक लेयर है, जो पिंक लेयर है, इट इज इंटाइन। इंटाइन कैसी होती है, इनर लेयर है, इनर लेयर है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, पर ये किस चीज की बनी होती है मैडम, ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है। सो इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस, और इसमें कोई पैटर्न्स नहीं दिखते, जैसे हमने प्रीवियस वाले में एग्जाइन में बोला था एरे ऑफ पैटर्न मिल रहे हैं, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, पतली सी है एक तो, दूसरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये मैंने आपको बता दिया। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो आपको इंटाइन के बारे में यही 3 पॉइंट्स याद रखने, लिख लीजिए जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमें बात करनी है पोलन एलर्जी। आपको पता है जब पोलन ग्रेन का सीजन आता है, यानी कि जब पोलन ग्रेन हवा में बहुत सारे उड़ने लगते हैं। अच्छा, एक तो बात यह है कि पोलन एलर्जी सिर्फ उन्हीं पोलन से होती है जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं, यानी हवा के द्वारा उड़कर पॉलिनेशन करने वाली जो क्षमता होती है जिन पोलन ग्रेन्स में, वही पोलन ग्रेन ह्यूमन बींग्स के अंदर एलर्जी कॉज कर देते हैं। एलर्जी मतलब बहुत सारी छींक आएगी, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, यानी कि ब्रोंकस में स्वेलिंग आ जाएगी, अस्थमा हो सकता है। बहुत सारे लोग जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनका अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है पोलन ग्रेन के सीजन में, क्योंकि पोलन ग्रेन अंदर जाके एलर्जी करा देता है। पोलन ग्रेन अंदर कैसे जाता है, अब देखो वो तो हवा में उड़ रहा है, छोटा सा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा, 25 to 30 माइक्रोमीटर, अब भी हमने पढ़ा। तो वो क्या होता है, ब्रीथ करने में साथ में अंदर चला जाता है एंड इट कॉजेज दी एलर्जी। वो क्या करता है, एलर्जी कॉज कर देता है। तो काफी लोगों को इससे परेशानी होती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, यानी कि आप कलेक्टिवली कह सकते हो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करवाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम कराता है। क्या प्रॉब्लम कराता है, ब्रोंकाइटिस करा सकता है, या फिर अस्थमा करा सकता है, और ब्रोंकियल डिफिकल्टीज हो सकती हैं। सो पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज ज्यादातर एनीमोफिलस, एनीमोफिलस मतलब विंड पॉलिनेटेड वाले, विंड पॉलिनेटेड वाले, विंड पॉलिनेटेड। तो भाई देखो सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबकी अच्छाई और बुराई होती है, हर इंसान में अच्छा और बुरा पार्ट होता है, तो ये इसका बुरा पार्ट है, लेकिन इसका अच्छा पार्ट भी है, वो मैं आगे बताऊंगी। सो ये क्या करता है कि एलर्जी कॉज करा देता है। कौन सी एलर्जी कराता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन करा देगा, इरिटेशन करा देगा। समटाइम्स लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ये मैंने आपको बताया। अब मैडम इस पे से क्वेश्चन कहाँ बनेगा, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी एलर्जी पे ध्यान देना। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि क्या एलर्जी कराता है, पर इनमें से कौन सी कैटेगरी एलर्जी कराती है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पैरेंथियम इज दी वन, पैर्थेनियम इज दी वन। पार्थेनियम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एलर्जी कॉज करता है उसकी कैटेगरी में आता है पार्थेनियम, अमेरांथस एंड चिनोपोडियम। अब आज का आपका होमवर्क यही है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में 3 एलर्जी कॉज करने वाले जो प्लांट वाले पोलन है उनके नाम लिखो। कौन से प्लांट के पोलन में होता है, सो पार्थेनियम में होता है, अमरांथस में होता है, चिनोपोडियम में होता है। फटाफट से लिखो, पार्थेनियम, अमरांथस, चिनोपोडियम, पार्थेनियम, अमरांथस, चिनोपोडियम, पार्थेनियम, अमरांथस, चिनोपोडियम। लिख लिया,
ठीक है, गुड। तो ये 3 एग्जाम्पल हमें यहाँ से याद करने। आगे चलो, अब इनकी कुछ अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बातें क्या है कि इनके पास होता है बहुत सारा न्यूट्रिशन, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, तो ये बहुत एनर्जी भी देते हैं हमको, इसीलिए इसे फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है। जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत एक्टिव होते हैं, वो लोग बहुत कंज्यूम करते हैं पोलन ग्रेन वाले फूड सप्लीमेंट्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है वो डायरेक्ट एनर्जी देता है। सो पोलन प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप। और किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं? या तो टैबलेट के फॉर्म में या फिर सिरप्स के फॉर्म में इनका जो प्रोडक्ट है वो बना दिया जाता है फॉर गिविंग एनर्जी, फॉर गेनिंग एनर्जी, फॉर एनर्जी। इससे बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन्स और एथलीट्स इसे यूज करते हैं, इसे कंज्यूम कर लेते हैं। किसको? पोलन प्रोडक्ट्स को, ताकि वो डायरेक्ट एनर्जी ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। तो ये इसकी अच्छी बात हो गई। और बुरी बात ये थी कि ये एलर्जी करा देती है, ठीक है। अब जिनको भी पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है वही जानते हैं, इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया पोलन ग्रेन ने एलर्जी कराई बस हो गई एलर्जी। बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक फील करते हैं वो, बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है। सर्दी नहीं है उनको, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्नीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा छींक रहे हैं, हर जगह छींक रहे हैं, पूरे टाइम छींक रहे हैं, आंखों से पानी बह रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ पोलन ग्रेन। उनको कोई सर्दी नहीं हुई है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, पोलन ग्रेन ने क्या कर दिया है? एलर्जी कर दी है, ठीक है। हालांकि वो एंटी एलर्जिक खा के फिर ठीक भी हो जाती है, तो इट इज लाइक दैट। अब आगे क्या है? पोलन वाइबिलिटी क्या होती है? पोलन वाइबिलिटी होती है एबिलिटी ऑफ पोलन टू फॉर्म पोलन ट्यूब। एबिलिटी ऑफ पोलन टू फॉर्म पोलन ट्यूब। अब एक बात समझो, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब तभी फॉर्म करेगा जब उस पोलन ग्रेन के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगा, तो वो नॉन वायबल हो जाएगा। देखो, पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा, ये थोड़ी आपको टफ लगेगी डेफिनेशन, इसलिए आप सीधे ये याद रख लो कि एबिलिटी ऑफ पोलन टू फॉर्म पोलन ट्यूब, यानी ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, इसके ऊपर जब पोलन ग्रेन आकर गिरा, पोलन ग्रेन आकर गिरा, तो इसको एक्चुअली में ये लाइन कह रही है कि इसे करना चाहिए था जर्मिनेट। जर्मिनेट मतलब इसे बनाना चाहिए था पोलन ट्यूब जो माइक्रोस्पोर से ओवरी के अंदर जाए, लेकिन लैंडिंग हुई स्टिग्मा पर। सो स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद ये क्या करेगा? जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगा। अगर ये काम हो गया तो हम बोलेंगे कि पोलन इज वाइबल, पोलन इज वाइबल। और ये तो हो गई एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन के अंदर ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, अब इसके ऊपर जब पोलन आकर गिरा, जब इसके ऊपर पोलन आकर गिरा तो वो वहीं पर वैसे बैठे ही रह गया, वो पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं कर पाया। तो ऐसे पोलन को हम बोलते हैं नॉन वायबल, नॉन वायबल पोलन। अब मैडम ये पोलन नॉन वायबल कब होगा? ये तब होगा जब इट हैज नो साइटोप्लाज्म, इसके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं था और कोई न्यूक्लियस भी नहीं था। ऐसी सिचुएशन में बनता है नॉन वायबल पोलन। और अगर ये सब कुछ प्रेजेंट है तो बनता है पोलन जो वायबल हो। सो इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। किसमें कैसा होगा वो अलग अलग रहता है, वेरी करता है। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो जर्म पोर है उसको वाटर और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करना जरूरी है, तभी वो ये काम कर पाएगा। कभी कर लेगा, कभी नहीं कर पाया। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर पे वेरी करता है, और स्पीशीज टू स्पीशीज। तो पोलन वायबिलिटी अगर पूछ लिया जाए किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो पोलन वायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन दो चीजें। क्या है वो दो चीजें जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है? पहला एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, और दूसरा एनवायरमेंट के अलावा कौन से स्पीशीज का प्लांट है। बस जो जितना मैंने लिखा है, जितना मैंने ड्रॉ किया है, बस इतना ही लिखना। लिख लिया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है, वाइबिलिटी पीरियड होता है, मतलब कितनी जल्दी पोलन ट्यूब बनेगा उसका कुछ समय होता है। कुछ होते हैं जो आधे घंटे में पोलन ट्यूब बना लेते हैं और कुछ होते हैं जिनको काफ़ी टाइम लगता है, कुछ महीने लग जाते हैं। तो कम से कम 30 मिनट जिसको लग रहे हैं पोलन ट्यूब बनाने में, उसका एग्जाम्पल है राइस, व्हीट यानी कि सीरियल्स। और जिन्हें सेवरल मंथ्स लग जाएं, जिन्हें कुछ महीनों का समय लगे पोलन ट्यूब बनाने में, यानी स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, इसके ऊपर आकर पोलन ट्यूब हमारा बैठा हुआ है, लेकिन इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। और दो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? दो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? 1 मिनट, ओके। हाँ, दो सिचुएशन ये हो सकती हैं कि एक तो है जो बहुत जल्दी से अपना पोलन ट्यूब बना ले, यानी एक ने क्या किया कि 30 मिनट्स, 30 में 3 नहीं दिख रहा, 30 मिनट्स में पोलन ट्यूब बना लिया, और दूसरे को कुछ महीने लग गए पोलन ट्यूब बनाने में, ठीक है। तो इनको कुछ ज्यादा समय लग रहा है, तो क्वेश्चन इस पर बन जाता है कि किसको कितना समय लगता है। तो इसमें आपको फैमिलीज बतानी रहेंगी, जैसे लेग्यूमिनोसे हैं, रोजिएसी हैं, सोलनेसी हैं। इनके अंदर जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को मंथ्स लग जाते हैं। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, मंथ्स फॉर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। और जब तक पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो महीनों का समय लग रहा है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में, ये किसको लगता है? लेग्यूमिनोसे, रोजिएसे, सोलनेसे। किस किस को लगता है? लेग्यूमिनोसे, रोजिएसे एंड सोलनेसी। याद हो गया? इसको याद करना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिख लो इसे, नोट करो। डन, ओके। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन कहाँ स्टोर होते हैं? देखो, पोलन ग्रेन को जो स्टोर करने का प्रोसेस है, पोलन ग्रेन को स्टोर करने का प्रोसेस कहलाता है, स्टोर करने का प्रोसेस कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। सो पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स, कई सालों तक आप पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हो। फॉसिलाइजेशन बोला था ना। दूसरा, पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड, कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होते हैं। 196 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, दिस प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ पोलन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आपको क्या याद करना है कि प्रोसेस of preservation of pollen grains is cryopreservation, cryopreservation प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रायोप्रिजर्वेशन। और इसकी नीड क्या है? तो इट रिक्वायर्स लिक्विड नाइट्रोजन, इसको लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए होता है, और टेम्परेचर चाहिए कितना? 196 डिग्रीज का, 196 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए। बस इतना ही आपको लिखना है, इतना ही याद रखना है क्रायो प्रिजर्वेशन में। फटाफट से लिख लीजिए इसको, नोट इट डाउन। डन, ओके। अच्छा, एक चीज और, जब पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो एक केमिकल यूज किया जाता है, उस केमिकल का नाम जरूर लिख लेना। उस केमिकल का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं TTC, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छी राइटिंग में लिख देती हूँ। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये क्या केमिकल है? जब लैब में आप प्रिजर्व करके रखते हो ना, तो प्रिजर्व तो आपने किया हुआ है, लेकिन आपको चेक भी तो करना होता है कि उसमें से पोलन ग्रेन कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। तो जब आप पोलन ग्रेन को लेते हो, स्लाइड बनाते हो, तो ये केमिकल यूज़ करते हो स्लाइड बनाने के लिए, और उसके बाद आप उसे माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको उसमें रेड रेड डॉट्स दिखती हैं। मतलब आप उसमें से ये समझ जाते हो कौन सा पोलन ग्रेन काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अब ज़्यादा लंबे समय तक आपने प्रिजर्व करके रखा है, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो गई हो। प्रॉब्लम हो गई हो मतलब कि अब वो वाइबल ना रहा हो, तो वाइबिलिटी भी इससे पता चल जाती है। तो ये यूज़ करते हैं हम लैब में, ट्राइफिनाइल
टेट्राजोलियम क्लोराइड टू प्रिपेयर द स्लाइड ऑफ अ पोलन। ठीक है, नोट कर लो ये पॉइंट। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, प्रोमिनेंट पोलन ग्रेन अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर आर प्रेजेंट ऑन। जर्म पोर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैंने आपको डायग्राम के साथ सिखाया हुआ है। अब देखो यही वाली चीजें हैं, मैंने आपसे कहा था कि ये मेरे पोलन ग्रेन की अंदर वाली वॉल है इंटाइन, और बाहर वाली वॉल जो है एक्साइन, वो कहाँ है, वो इस तरीके से प्रेजेंट है, और एक छोटी सी जगह छूटी हुई है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट है जर्म पोर, वहां पर जर्म पोर प्रेजेंट है। तो प्रोमिनेंट पोलन ग्रेन अपर्चर, कौन सा पोलन ग्रेन अपर्चर है, ये जर्म पोर वाला, आर प्रेजेंट ऑन, कहां प्रेजेंट है, तो ये बाहर एक्साइन की वॉल में ही प्रेजेंट है। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन कहता है वेजिटेटिव सेल में होगा, वेजिटेटिव सेल में नहीं होगा। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये किसको, मेल गैमीट को। दूसरा, इंटाइन अंदर वाली वॉल होती है, इंटाइन इज इनर वॉल, तो इनर वॉल पे भाई कुछ प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, एक्साइन, एक्साइन सही आंसर है, एक्साइन पर ही जर्म पोर बनता है। ठीक, एंड जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल क्या बनाता है, मेल गैमीट बनाता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। जिसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, यानी कि जर्म पोर के बारे में हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ी है, पर उसमें से भी देखो कैसे क्वेश्चन बना, कितनी स्मार्टली। सो द आंसर विल बी एक्साइन टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिलेक्ट दी ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के लिए हमें ऑड वन आउट सिलेक्ट करना है। पहला, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ठीक है। दूसरा, इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स, कर देता है, ठीक। तीसरा, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, हाँ कर सकते हैं। फोर्थ, पोलन ग्रेन पजेस नॉन स्टिकी कवरिंग कॉल्ड पोलन किट। अब आप अगर देखोगे तो ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स जो हैं ये नेचर बता रहे हैं, नेचर बता रहे हैं पोलन ग्रेन का। और नीचे वाला पोलन ग्रेन पजेस नॉन स्टिकी कवरिंग कॉल्ड पोलन किट, तो वो जो स्पोरोडर्म वाली लेयर है उसी को पोलन किट बोल रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्ट्रक्चर। एक अकेला पॉइंट जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, बाकी सब उसके नेचर की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑड वन आउट। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं ना। तो आपने पढ़ा सब कुछ है, आपको मालूम सब कुछ है, पर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कर लिया इसे नोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की। तो ये वाला जो है ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसीलिए मैं इस पर वापस से नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट देखो, पोलन ग्रेन्स आर माइक्रोस और माइक्रोस्पोर डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म टू सेल। अब ये माइटोटिकली डिवाइड करके दो सेल बनाता है। एक सेल है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जनरेटिव सेल। अब वैसे तो मैंने आपको वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में सब कुछ बता दिया है, बट एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या लिखा है, बिगर इन साइज, वेजिटेटिव सेल बड़े साइज का होता है। देखो यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, दिस इज अ बेटर डायग्राम। यहाँ पर ये बड़ा वाला दिख रहा है, दिस बड़ा वाला पोर्शन, दिस इज, रेड से बना देती हूँ, ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है दिस इज वेजिटेटिव सेल, और छोटा वाला सेल है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल हमेशा कैसा होता है, इट इज बिगर इन साइज, इट इज बिगर इन साइज, हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व, बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, तभी तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मेल गैमीट जब बनते हैं तो उनको। एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी इसका बड़ा सेल है, न्यूक्लियस बड़ा है, और इसके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर्ड है। तो तीन आपको बात याद रखनी है, एक इसका साइज भी बड़ा है, दूसरा इसके पास फूड भी बहुत सारा स्टोर्ड है, तीसरा कि इसके पास न्यूक्लियस भी बहुत बड़े साइज का है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। आगे बढ़े। जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है, फ्री फ्लोट करता रहता है सेल के अंदर। छोटा सा सेल है जो इस बड़े वाले वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोट कर रहा है, छोटा सा सेल है तो फ्लोट कर रहा है। सो इट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यानी अगर मैं यहाँ पर ये सेल बनाऊं तो इसके अंदर छोटा सा फ्लोट करता हुआ मुझे ये मिल जाता है, और ये मेरा कौन सा वाला सेल है, दिस इज जनरेटिव सेल एंड दिस इज वेजिटेटिव सेल। इसके अंदर फ्लोट करता हुआ मुझे मिलता है जेनरेटिव सेल, जो आगे जाकर मेल गैमीट्स बनाता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। शेप कैसा होता है, स्पिंडल। जब भी आप इसे बनाओ तो याद रखना कि स्पिंडल शेप का ही सेल बनाओ, ठीक है। कर लिया इतना नोट कर लो, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
Pollination or shedding of pollen grain take place at two cell stage in 60% angiosperm। ये मैंने आपको वहीं बता दिया था जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि 60% जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पॉलिनेशन जब होता है तो वो तब होता है जब पोलन ग्रेन खुद टू सेल्ड स्टेज में रहे। अगर आपको ये थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा हो तो मैं आपको ये वाला दिखा देती हूं जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था सबसे पहले। देखो यहां पर ही बता दिया था, यहां पर मैंने आपसे कहा था ये टू सेल स्टेज है, यहां पे मैंने कहा था 60% लिखवाया था। क्यों लिखवाया था? ये बताया था मैंने कि 60% प्लांट्स में ये टू सेल स्टेज में उड़ने लगता है पोलन और जाकर पॉलिनेशन के लिए तैयार हो जाता है। 40% प्लांट ऐसे हैं जिसमें ये 3 सेल स्टेज में जाता है। 2 सेल और 3 सेल स्टेज में अंतर क्या है? 2 सेल में वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के नाम से 2 सेल्स रहते हैं और 3 सेल स्टेज में वही जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बना के फुर्सत पा जाता है, मेल गैमीट ही बना देता है सीधे। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन रेस्ट जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमीट, पोलन शेड इन 3 सेल स्टेज। बाकी सब में क्या होता है? जनरेटिव सेल ने 2 मेल गैमीट बना लिए तब 3 सेल स्टेज पहुंच गया, अब शेड होगा। ठीक, मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल एंड अमीबॉइड। मेल गैमीट्स जो है वो नॉन मोटाइल है। बहुत बार स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि मेल गैमीट मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। वो मोटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आता है, बट रिमेंबर पोलन ग्रेन है मेल गैमीटोफाइट, उसके अंदर है मेल गैमीट। मेल गैमीट तो आराम से चुपचाप बैठा हुआ है, उड़ना किसको है? पोलन ग्रेन को। तो मेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, दूसरा, दे आर स्लाइटली अनइक्वल इन साइज। दोनों मेल गैमीट जो रहेंगे वो अनइक्वल रहेंगे साइज में। सच अ पोलन विल बी कॉल्ड 3 सेल्ड पोलन और मैच्योर मेल गैमीटोफाइट। जो 3 सेल्ड पोलन होता है उसको हम क्या कहते हैं? 3 सेल्ड पोलन कहलाता है मैच्योर मेल गैमीटोफाइट। अब ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ वर्ड्स का ही खेल है ना, सारी फेरबदल वर्ड्स की है। 3 सेल्ड का जो पोलन होता है उसको हम कहते हैं भाई आप हो मैच्योर, और क्योंकि आपके पास मेल गैमीट बन गया तो आप हो मेल गैमीटोफाइट। 3 सेल्ड पोलन इज कॉल्ड मैच्योर मेल गैमीटोफाइट, है ना। तो घबराना मत, सब कुछ ईजी है। ठीक है, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। एक्साइन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। पहला इज पेक्टोसेल्यूलोजोइक। आपको पता है पेक्टोसेल्यूलोजोइक कौन है? इंटाइन है, क्योंकि इंटाइन में सेल्यूलोज और पेक्टिन है, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत। एक्साइन कैसी है ये बताना है। एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको वहां पर लिखने को बोला था, मार्क कराया था। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हमारी एक्साइन इरेगुलर होती है। इरेगुलर होने के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर पैटर्न हमें अलग अलग मिलता है, इसलिए एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन इज द करेक्ट थिंग, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा, इट हैज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स ओवरी में, यहां पे नहीं मिलेगा, तो ये हो गया गलत। दूसरा, इट इज डिग्रेडेड बाय एंजाइम। तो एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन कैन नॉट बी डिग्रेडेड, इसको एंजाइम तो डिग्रेड कर ही नहीं सकता। और मैंने आपको इससे रिलेटेड ये बताया था कि जो हमारी एक्साइन होती है उस एक्साइन के पास स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन का। तो स्पोरोपोलिनिन की प्रॉपर्टी है कि वो 3 विषयों पर काम नहीं करने देती, 3 विषयों पर काम नहीं करने देती। और वो क्या है कि भाई अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई केमिकल आ गया या फिर बायोलॉजिकल कुछ आ गया, तो बायोलॉजिकल कुछ आ गया तो कोई असर नहीं होने देगी पोलन के ऊपर। अब ये क्या आ जाते हैं मैडम? ये आ जाते हैं, देखो, हो सकता है फिजिकल यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया हो, ठीक है, हो सकता है कि प्रेशर बढ़ गया हो। केमिकल यानी हो सकता है कोई एसिड आया हो या कोई एल्कली आई हो। याद रखनी है ये चीजें, इसलिए मैं बार बार बता रही हूं। बायोलॉजिकल मतलब कोई एंजाइम आया हो, इनमें से कोई भी आया हो, किसी का भी असर हमारे पोलन ग्रेन पर नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन वॉल। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन, कि हमारी एक्साइन में डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एरे देखने को मिलता है। तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, नोट कर लो इसको। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following plant came into India as contaminant with imported wheat? कंटैमिनेंट की तरह, कुछ खराब कर देने वाला
जो स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह कौन सा प्लांट आया था? ऑप्शन देखो, जीमेज आया था, नहीं। मैग्नीफेरा तो मैंगो होता है, नहीं। रोसा इंडिका, नहीं। पार्थेनियम, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि पार्थेनियम ही ऐसा है जो पोलन एलर्जी कॉज करता है। पोलन एलर्जी कॉज करता है ना? क्या करता है? पोलन एलर्जी कॉज करता है। सो इट इज दी वन विच केम इन इंडिया एज अ कंटेमिनेंट। तो ये वाली चीजें भी हमें याद रखनी है। जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छा हम इसे समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो आपको अभी इसके आंसर समझ में आ गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, यहां पर हमने अपना आज का सेशन अबाउट द पोलन ग्रेन कर लिया है कंप्लीट। आप इन सारे सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। 3 जगह पर आप एक्सेस पा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का। कहां पर? आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, आप हमारी ऐप भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो आपको तीनों जगह मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करने से मैग्नेट ब्रेन से आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिशियल पेज मिलेगा। ऑप्शन दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, उसमें अपना कोर्स सिलेक्ट करिए। कोर्स इनमें से कोई सा भी हो सकता है। सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम में मिलेगा, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट। अब आपको नीट पढ़ना है, आपने नीट पे क्लिक किया तो आपको नीट रिलेटेड टीचर्स, फैकल्टीज, उनके सब्जेक्ट्स के आइकन दिखेंगे। उस पर जाकर वॉच नाउ क्लिक करिए तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सब्जेक्ट बोल दिया मैंने, सॉरी, चैप्टर्स के टॉपिक्स। तो जो भी टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करिए, तो आपको क्लिक करने पर वॉच नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वॉच नाउ से वो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई, आप जुड़ना चाहते हो मैग्नेट ब्रेन्स फैमिली के साथ और इस एजुकेशनल एरा को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो सोशल साइट्स पर। यानी आप हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। कहां पर? यूट्यूब पर फॉलो करिए, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इस मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर या मैग्नेट ब्रेन्स के किसी भी चैनल पर आपको ना तो कुछ बाय करना पड़ता है, ना ही कोई कूपन कोड अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज 100% फ्री। यू कैन वॉच एवरीथिंग एट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, सो दिस इज आप इस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। आखिरी में इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री नीट का पूरा कोर्स दे रहा है। कौन से चैनल पर? मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। तो फटाफट से इसे कर लीजिए सब्सक्राइब कर लेने से हर एक नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करना मेरे लिए और शेयर करना इसे अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे होमवर्क लिखकर जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली समझ आ गई तो वो भी बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडी।